Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। के 3 साल से मैं चक्कर काट रहा हूं अपने आर्म लाइसेंस की कॉपी को लेने के लिए। कमाल की बात यह है कि लाइसेंस मेरा 2022 में रिन्यू हो गया था और आज जब हम बात कर रहे हैं 2 दिसंबर 2025, अभी तक भी मुझे मेरे आर्म लाइसेंस की कॉपी नहीं दी गई है। तो मैंने उनसे संपर्क करा, मैंने कहा भाई साहब वो क्या रहा उसका? तो वो बोले कि जी आपको अपना एक हथियार बेचना पड़ेगा। मैंने कहा जी मैंने आपको सारे कागज़ दे तो दिए थे। बोले नहीं जी ऐसे बात नहीं बनेगी, और अगर 3 हथियार रखने हैं तो कुछ सेवा पानी आपको करनी पड़ेगी। हरियाणा सरकार से जुड़े नेता लगातार हरियाणा की खेल नीति की तारीफ करते नज़र आते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो हुआ उसने जो खेल नीति है उसकी पोल खोल कर रख दी। जहाँ एक तरफ बास्केटबॉल के 2 होनहार खिलाड़ी हरियाणा ने गंवा दिए, उनकी जान चली गई, वहीं एक जो नया मामला है वो भी आपको बिल्कुल चौंका देगा, जहां एक इंटरनेशनल शूटर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या ये हैं आरोप? क्योंकि अब तक जो दोनों मामलों में था वो लापरवाही के मामले सामने थे, जिसमें दोनों जो बास्केटबॉल प्लेयर्स की जान गई, लेकिन इस मामले में सीधा सीधा भ्रष्टाचार का आरोप है। और क्योंकि लगातार सरकार अपने आप को लगातार ये बताती है कि हरियाणा में भ्रष्टाचार शून्य है और जो खेल नीति है उसकी लगातार तारीफ होती है, तो इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल शूटर शांतनु ठाकुर। बात करते हैं उनसे कि क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी नमस्कार जी। वैसे शांतनु, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ही है आपने और एक बड़ी बात बताई कि 3 साल से आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ। इसमें जी मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूँगा कि 3 साल से मैं चक्कर काट रहा हूँ अपने आर्म लाइसेंस की कॉपी को लेने के लिए, जो कि मुझे भी यही बताया गया था कि रिन्यू नहीं हुआ। जबकि कमाल की बात यह है कि लाइसेंस मेरा 2022 में रिन्यू हो गया था और आज जब हम बात कर रहे हैं 2 दिसंबर 2025, अभी तक भी मुझे मेरे आर्म लाइसेंस की कॉपी नहीं दी गई है। अच्छा, पूरी आप बताइए कि कब से ये सिलसिला शुरू हुआ और इससे पहले आपने किन किन इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है? जी देखिए, मैं कई इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुका हूं और 4 इंटरनेशनल मेडल मेरे पास हैं। उसके अलावा नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट में रहा हूं, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर रहा हूं, इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियन रहा हूं। तो 2013 में मुझे तत्कालीन उपायुक्त महोदय के द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया था, आर्म लाइसेंस, और उसके बाद वो 2016 और 2019 में उसका नवीनीकरण भी हुआ। 2022 में जब मैं नवीनीकरण के लिए गया तो हमारे एसडीएम उपमंडल अधिकारी के कार्यालय में मुकेश कुमार नाम के क्लर्क थे। उन्होंने मेरे से ये कहा कि भाई आपके लाइसेंस पे 3 हथियार हैं और जबकि अब केवल 2 ही हथियार आपके लाइसेंस पे होने चाहिए, तो आप एक लाइसेंस हथियार को बेचो। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा जी मेरा खेल कोटे में लाइसेंस बना हुआ है, मैं खिलाड़ी हूं और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अंतर्गत मैं 10 हथियार रखने के लिए एलिजिबल हूं, मैं तो केवल 3 ही ले रखे हैं। तो मैंने उन्हें वो अधिसूचना दिखाई, अपने सर्टिफिकेट दिखाए, वो सारे सर्टिफिकेट और अधिसूचना मैंने अपने आवेदन के साथ जमा करवा दी। जब पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सब हो गई, क्योंकि रिन्यूअल के टाइम भी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, तो मैंने उनसे संपर्क करा, मैंने कहा भाई साहब वो क्या रहा उसका? तो वो बोले कि जी आपको अपना एक हथियार बेचना पड़ेगा। मैंने कहा जी मैंने आपको सारे कागज़ दे तो दिए थे। बोले नहीं जी ऐसे बात नहीं बनेगी, और अगर 3 हथियार रखने हैं तो कुछ सेवा पानी आपको करनी पड़ेगी। तो पहले तो मेरे को ये लगा कि सेवा पानी से वो शायद कोई मिठाई वगैरह के भी जैसे काम होने के बाद, तो जब मैंने पूछा मैंने क्या सेवा पानी चाहिए आपको, तो वो ये बोले कि भाई 30,000 रुपये लगेंगे। मैंने ये कहा, मैंने 30,000 रुपये, मेरे मुँह से एकदम ये निकला, मैंने कहा पागल हो गए हो क्या? क्योंकि एकदम आदमी चौंक गया। तो बोले भाई अगर 3 हथियार रखने हैं तो 30,000 रुपये तो देने पड़ेंगे। मैंने जी उन्हें से कुछ नहीं कहा। उसके बाद मैं उपमंडल अधिकारी थी हमारी शशि वसुंधरा जी, मैं उनसे मिला, मैंने उनको ये बताया, मैंने जी मेरा लाइसेंस ऐसे आपके पास आया हुआ है। तो बोले कोई नहीं जी हम अभी उसको कर देते हैं। उन्होंने मेरे सामने घंटी मार के मुकेश कुमार को बुलाया और बोला इनकी फाइल पुटअप करो। वो ठीक है कह के बाहर निकल गया। मैं भी मैडम से नमस्ते करके जैसे बाहर निकला तो मुकेश कुमार मेरे से ये बोला कि अब तो रिन्यू करा के दिखाइयो। अब मुझे लगा, मैंने कहा यार चल कोई ना, बोल रहा है, हम भी अपने घर आ गए। अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद जब मैं गया तो हाँ तो करें अधिकारी और लाइसेंस नहीं हो मेरा। उसके बाद शशि वसुंधरा जी का ट्रांसफ़र हो गया, नरेंद्र शर्मा जी आ गए, मैं उनसे मिला तो कोई बात तो नहीं बताया। बोले जी कर देंगे 10 दिन 5 दिन 2 दिन, इस तरीके से मेरे को टहलाया गया। अब मैं परेशान, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है? करते करते 2024 आ गया जी। 2024 में मैंने अपनी व्यथा अपने एक मित्र को बताई जो कि उपायुक्त कार्यालय में आता जाता रहता था। मैंने कहा ऐसे मेरा लाइसेंस पड़ा है और मैं ये समझ नहीं पा रहा कि विषय क्या है। कोई ये भी नहीं कह रहा तेरे में ये दिक्कत है और काम भी नहीं हो रहा। मैं कई बार मिल लिया हूँ। तो उसने जाके जब फाइलें ढूंढवाई तो उसमें पता चला कि मेरे लाइसेंस पे 3 हथियार जो उस वक्त की बात थी उसके नाम की एक ऑब्जेक्शन लगाई हुई है। जब उसने वो लेटर देखा तो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि कोई भी जब ऑब्जेक्शन लगती है तो उसकी 2 कॉपी बनती हैं।
एक कॉपी जो ऑफिस कॉपी होती है ऑफिस में रखी जाती है, दूसरी कॉपी कंसर्न्ड व्यक्ति को दी जाती है। तो जब वो फाइल खोली तो उसमें मेरी ऑब्जेक्शन की दोनों कॉपियाँ, ऑफिस कॉपी और वो कॉपी जो मुझे मिलनी थी वो भी वहीं फाइल में थी। तो मेरे दोस्त ने वहाँ मौजूद अधिकारियों से ये कहा कि भाई तुमने इसके पे ऑब्जेक्शन लगा रखी है, लड़का 2 साल से परेशान है, तो आप उसे बता क्यों नहीं रहेगा आपके ऑब्जेक्शन है, और जब तक वो ऑब्जेक्शन नहीं हटेगी आपका लाइसेंस नहीं मिलेगा आपको। उसने मुझे बताया, मैं ऑफिस पहुंचा, मैंने जाके ये कहा, मैंने कहा भाई मैंने सारे सर्टिफिकेट वगैरह दे रखे थे। तो वहाँ जो उस वक्त अधिकारी थे डीसी ऑफिस में, क्योंकि ये मुकेश कुमार तो एसडीएम ऑफिस, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी हमारे पास कोई आपका दस्तावेज नहीं है। मैंने उन्हें वो दस्तावेज जमा करा दिए। उसके बाद भी जी मेरा काम नहीं हुआ। उसके बाद जी फिर मैंने जाके चक्कर काटे तो मुकेश कुमार ये बोले कि भाई इनका जो लाइसेंस है वो स्पोर्ट्स कोटा नहीं है, इनका तो सेल्फ प्रोटेक्शन का है। मैं ये बोला, मैं सुप्रिटेंडेंट महोदय के सामने, जो उस वक्त सुप्रिटेंडेंट थे, मैंने कहा जी मेरा स्पोर्ट्स कोटे में लाइसेंस बना है और आप चेक करो। फिर फाइल खुली तो एक ना रजिस्टर होता है जिसमें सारे लाइसेंस का ब्यौरा लिखा होता है कि किसका लाइसेंस है, कौन कौन से हथियार अलाउड हैं, कौन कौन चढ़े हुए हैं, सारा कुछ। तो उसमें जब खोला गया तो उसमें स्पोर्ट्स कोटा ऑब्लिक सेल्फ प्रोटेक्शन दोनों चीज़ें लिखी हुई थी। अब सुप्रिटेंडेंट ने उसको डांटा कि भाई इसका लिख तो रहा है। तो बोला कि जी जब इसका लाइसेंस बना है ना तब इसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई सर्टिफिकेटों की, इसकी वेरिफिकेशन करवा लेते हैं और कैटेगरी भी पूछ लेते हैं। तो सुप्रिटेंडेंट बोला ठीक है भाई ऐसे कर लो। मैं ये बोला, मैंने कहा भाई साहब बात ऐसी है, 2 साल से मुझे ये घुमा रहा है, अगर वेरिफिकेशन की या कैटेगरी जानने की कोई बात थी तो जब 2022 में मैंने लाइसेंस अप्लाई करा रिन्यूअल, तभी आपने क्यों नहीं लेटर वेटर लिखे ये सब, अब तब करवाते, अब 2 साल बाद आपको याद आ रही है। तो ये बोला कि नहीं जी वेरिफिकेशन तो करवानी पड़ेगी, नहीं हमें क्या पता। मैं ये बोला, मैंने कहा 2013 में मेरा जिस IAS अधिकारी ने लाइसेंस बनाया मैंने उसने भी तो वेरिफिकेशन करी होगी, कागज़ देखे होंगे, सब कुछ पता करा होगा। तो बोले ये तो डीसी से तो यूँ ही बना देते हैं। मैंने कहा तू डीसी से भी बड़ा है। बोला भाई मैं तो वेरिफिकेशन कराऊंगा। उसके बाद मैं कई अधिकारियों से मिला, सब ने मेरे से ये कहा कि शांतनु जी वेरिफिकेशन हो जाएगी तो आपको आपत्ति क्या है, वेरिफिकेशन हो जाने दो, आपके हित में है। हम बोलेंगे तो यूँ कहेंगे मुझे वेरीफाई नहीं करने दे रहे, और देखो सही काम है। अब भाई मैं भी लाजवाब हो गया कि भाई ठीक है भी करवाओ। इन्होंने जी उसके बाद 18 जुलाई 2024 को पहली चिट्ठी हमारी नेशनल राइफल एसोसिएशन को लिखी, जिसमें इसने मेरे सर्टिफिकेटों की जांच और मेरी कैटेगरी का पूछा, जिसका भी जवाब इनको मिल गया कि भाई ये रिनाउंड शॉट शूटर है और 10 वेपन का जो मैंने आपको बताया जैसे रिनाउंड शॉट शूटर है और सारे सर्टिफिकेट इसके ओरिजिनल हैं। अब जब ये जवाब आ गया तो बोला है कि इसकी हथियारों की जांच और करवाओ। मैं ये बोला, मैंने कहा भाई साहब सबसे पहली बात तो ये कि जो लेटर आपने अब जुलाई 24 में लिखा है वो आपको 22 में लिखना था। दूसरी बात, 2-2.5 साल बाद आप लेटर लिख रहे हो, फिर भी आपकी जो भी आपत्तियां आप एक ही पत्र में क्यों नहीं पूछ रहे? अब कल को आप ये पूछ लोगे फिर आप नई चीज़ पूछोगे, यानी आप टाइम मतलब लिंगर ऑन करा जा रहा था मेरे मामले को। तो अब मैंने ये कहा, मैंने कहा जो हथियारों की ये बात कर रहा है ये देखिए भारत सरकार का गजट है, ये गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी करा गया है, और ये जारी करने के पीछे सरकार की मंशा यही है कि खिलाड़ी परेशान ना हो, क्योंकि इसमें सारा कुछ मेंशन है कि कौन सा खिलाड़ी किस स्तर का है, वो कौन कौन से हथियार रख सकता है, उसकी क्या मियाद रहेगी, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। भाई साहब मैंने ये दिखाया, उन्हें पढ़वाया कि इसकी कॉपी मैं पहले दे चुका हूँ ना तो सुप्रीडेंट इसे पढ़े और मुकेश कुमार को तो पढ़नी नहीं थी। बोला कि भाई हमें नहीं समझ में आ रहा। मैंने कहा हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा लिख रही है, इसमें समझने वाली बात क्या है? मेरी रिनाउंड शॉट कैटेगरी लिख के आ चुकी है, ये रिनाउंड शॉट रहा, पढ़ ली इसके आगे कौन कौन से हथियार मैं रख सकता हूँ, सब कुछ तो लिखा हुआ है। बोले ना जी हम तो पूछेंगे। और इन्होंने एक किसी गन हाउस के नाम एक लेटर बना लिया। मैं ये बोला, मैंने कहा भाई ठीक है तुम गन हाउस को लिखो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि गन हाउस तो प्राइवेट संस्था है, यानी कि उपायुक्त कार्यालय को गन हाउस बताएगा हाँ भी कौन सा हथियार रखना है। निर्देश तो उपायुक्त देगा ना, उपायुक्त कार्यालय देगा ना उसको। पर चलो जी जैसे नहीं पता चला ये गड़बड़ हो गई, इन्होंने वो तुरंत फाड़ के हमारी NRI के नाम एक और चिट्ठी, NRI नेशनल राइफल एसोसिएशन जो हमारी है, और उसको एक और चिट्ठी इन्होंने लिख दी जी 5/12/2024 को। ठीक है जी। अब जब ये मेरी बहस हुई उनसे, तब बातों बातों में मुझे ये पता चला कि लाइसेंस मेरा ऑलरेडी रिन्यू हो चुका है। ये तो मुझे बस परेशान कर रहे हैं। मतलब 2 साल पहले ही रिन्यू हो गया। हाँ जी। अब ये बात मुझे पता तो चल गई, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं था। तो जी मैंने इधर उधर से जानकारी निकाल के और एक सबूत निकाला। एक नडाल पोर्टल होता है जी, NDAL, नेशनल डाटाबेस ऑफ आर्म लाइसेंस, जो कि पूरे हिंदुस्तान में लागू है और सभी आर्म लाइसेंस का ब्यौरा उस पर दर्ज होता है। तो मैंने कहीं और से नडाल जब खुलवाया तो उस नडाल पे मेरा लाइसेंस 17 अप्रैल की डेट में रिन्यू आया। मैंने 17 अप्रैल 2022 को
यानी कि जो भी ऑब्जेक्शन, जो भी क्लैरिफिकेशन ये मांग रहे हैं, मेरा लाइसेंस रिन्यू होने के बाद मांग रहे हैं। तो उसका यूज़ भी नहीं है? कोई यूज़ भी नहीं है भाई, लाइसेंस तो रिन्यू हो चुका है। और मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी जांच होती है वो काम होने से पहले होती है। आप 2 साल बाद तो जागे हो, वो भी एक साथ नहीं जागे, काम मेरा पहले हो चुका है। खैर, मैंने वो जब मेरे पास नडाल आ गया कि जी मेरा लाइसेंस रिन्यू है, तो मैंने उपमंडल कार्यालय में जहाँ मेरी फाइल जमा थी वहाँ से मैंने अपने लाइसेंस की कॉपी निकलवाई। लाइसेंस की कॉपी पे मैंने ये पाया कि जी ये है, इसमें लाइसेंस मेरा रिन्यू है, डीएम का ऑर्डर नंबर भी लिख रहा है, सब कुछ। और यही चीज़ें मैंने बाद में मैं बताऊंगा। खैर, मेरे को ये मिल गया। ये सारा इकट्ठा करने में मुझे 1-2 महीने का टाइम लगा, और ये सब इकट्ठा करके 17 फरवरी 2025 को, क्योंकि जब तक सबूत नहीं है, साक्ष्य नहीं है, आप क्या कंप्लेंट करोगे, मैंने सारे सबूत इकट्ठे करके 17 फरवरी 2025 को समाधान शिविर में शिकायत लगाई, सारे सबूत इकट्ठे करके कि जी ऐसे मेरा काम। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का? हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। तो जी उपायुक्त महोदय उसको चेयर करते हैं, पर उस दिन एडीसी महोदय हमारे चेयर कर रहे थे, डी साहब छुट्टी पे थे। तो मैंने उनको दिया सारा, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बात है, मेरा ये मामला है। तो बोले जी लाइसेंस तो डी साहब देखते हैं, और आज वो छुट्टी पे, आप कल आ जाना, और बाकी फ़ाइल आपकी रख लेता हूँ मैं। उन्होंने मेरी फ़ाइल मेरे सामने सीटीएम साहब के लिए मार्क कर दिया, फाइल रख ली। मैं घर आ गया। मेरे घर आने के लगभग आधे घंटे बाद सीटीएम साहब के यहाँ से मेरे को फ़ोन आया कि जी आपके एनएसएस कंप्लेंट करिए, आप एक बार ऑफिस आ जाओ। मैं गया, सीटीएम साहब से मिला। उन्होंने पूरा विषय समझा, कागज़ देखे, नडाल देखा, और जब उन्होंने लाइसेंस की कॉपी देखी जो मैंने उन्हें दिखाई, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि ऑर्डर नंबर लिखा है इस पर, तो ऑर्डर नंबर का मतलब काम हो गया। तो मैंने कहा जी मैं भी तो इसलिए परेशान हूँ कि जब सब कुछ काम हो गया तो मुझे मेरी कॉपी क्यों नहीं दी जा रही। तो क्या वो 30,000 रुपये के लिए? हाँ, यही बात है जी। फिर सीटीएम साहब ने मेरे सामने ही इस मुकेश कुमार को और सुप्रीटेंडेंट दोनों को बुलाया और मुझे कहा कि आप वेट करिए। इन्होंने इनसे बात करी। बात करने के बाद सीटीएम साहब ने मुझे आश्वस्त करा कि जी विदिन अ वीक मैं आपका लाइसेंस आपको दे दूंगा। मैंने उनसे ये कहा कि सर लाइसेंस तो आप मेरा मुझे दे दोगे, इस व्यक्ति पे क्या कार्रवाई होगी जिसकी वजह से मैं इतने साल से परेशान रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ये हमारा विभागीय मैटर है, वो हम अपने आप देखेंगे, आपका लाइसेंस आपको मिल जाएगा। उसके बाद जी 1 हफ्ते बाद मैं सीटीएम साहब से मिला। वो बोले कि नहीं अभी कुछ देरी हो गई थी, डी साहब छुट्टी पे थे, आप 10 दिन और रुको। ऐसे करके जी कुल 19 मार्च को, 1 महीना हो गया, और 19 मार्च 2025 को मैं सीटीएम साहब से दोबारा मिला। मैंने कहा कि सर ऐसे से, तो बोले यार मैं तो आपकी फ़ाइल उसी दिन पूरी रिपोर्ट बना के भेज दी थी और पता नहीं क्या विषय है, आप एक बार डी साहब से मिल लो। मैं फिर 19 मार्च को डी साहब से मिला। उसी दिन मैंने डी साहब को जाके बताया कि सर ऐसे ऐसे मेरा एक फ़ाइल आपके पास 1 महीने से लंबित है और इस तरीके से विषय है। तो डी साहब ने अनभिज्ञता जाहिर करी, बोले जी मुझे नहीं पता था, मुझे तो अब आप बता रहे हो। मैंने कहा सर 1 महीने से आपकी टेबल पे फाइल पड़ी है। तो बोले नहीं मुझे तो अब आपने बताया और मैं कार्रवाई करूँगा और आप निश्चिंत हो जाओ और कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मुझे आश्वस्त करके भेज दिया। पर मेरे को ये लगा कि यार ये तो लिंगर ऑन करने वाला ही मामला है। जब 1 महीने से फाइल है तो मैंने जाके जी उसकी शिकायत कर दी। एक शिकायत करी मैंने चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को और एक शिकायत मैंने करी लोकायुक्त हरियाणा को, माननीय लोकायुक्त जी के यहाँ। ठीक है जी, चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से इनको पत्र आ गया कि अब इस पर जांच करके और विषय से अवगत कराएं। इधर लोकायुक्त के यहाँ से आ गया। तो जब लोकायुक्त महोदय के यहाँ से इनके पास जांच आई है तो इन्होंने एकदम फिर कार्रवाई करी है। उसमें पहली तारीख 13 मई मुझे मिली थी, तो 13 मई को तो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट नहीं करी। उसमें फिर लोकायुक्त महोदय के यहाँ से इनको दोबारा पत्र आया कि भाई आपने वो नहीं दिया, आपको 1 महीने का टाइम दे रहे हो, उसमें रिपोर्ट करके सबमिट करो। खैर उसमें अब हमारी 17 मार्च की तारीख लगी हुई है 2026 की। अब मेरा विषय ये है कि जो मैंने भ्रष्टाचार की शिकायत करी है वो लोकायुक्त जी के यहाँ विचाराधीन है। उस पर फैसला लेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, न्याय करेंगे। आप मेरे लाइसेंस की कॉपी क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि जो भी आपकी ऑब्जेक्शंस थी वो 21 फरवरी 2025 को आपको सारी प्राप्त हो चुकी हैं। जब सारी हो गई, या तो कोई नई ऑब्जेक्शन लगाओ अब, और नहीं तो फिर मेरा लाइसेंस दो। मेरा लाइसेंस मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा? तो इस दौरान ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स रहे इंटरनेशनल या नेशनल जो आप मिस कर गए? भाई आप ये देखिए ना कि जब आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप अभ्यास ही नहीं कर सकते। जब अभ्यास ही नहीं करोगे आप तो कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेल सकते। आप इंटरनेशनल जाते नहीं जाते, आप नेशनल टीम में आते, आप क्या करते, तब जब पहले अभ्यास करोगे तभी तो खेलोगे। जब आपका अभ्यास ही रुक गया तब पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते, किसी भी टूर्नामेंट में नहीं कर सकते आप। जीरो, सन्नाटा। भाई प्रैक्टिस के लिए आपको एमिनेशन चाहिए, एमिनेशन लाइसेंस पे इशू होगा। प्रैक्टिस करने आप जहाँ जाओगे वहाँ लाइसेंस कॉपी जमा होगी। जब लाइसेंस ही आपके पास नहीं है आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? बताओ कहाँ करोगे? हाँ, कौन कौन से इंटरनेशनल इवेंट में आपने पार्टिसिपेट किया और कौन कौन से जो मेडल्स हैं किस रैंक में रहे आप? मेरा जी सिल्वर भी है और ब्रॉन्ज भी है, और मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी खेला हूँ, मैं ग्रैंड प्रिक्स भी खेला हूँ, मैं मीटिंग शूटिंग हाउस भी खेला हूँ, कई टूर्नामेंट में खेला हूँ। ठीक है जी। अब विषय ये है कि भाई जब मेरा सारा काम है, अब 27 नवंबर को लास्ट मैं फिर समाधान शिविर में गया हूँ।
और उस वक्त भी एडीसी साहब चेयर कर रहे थे, डी साहब नहीं थे। मैंने उनको फिर विषय अपना उठाया, जिस पे एडी साहब ने ये कहा कि डीसी साहब मेरे वरिष्ठ अधिकारी हैं, मैं उनको निर्देशित नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं अब आपको लगता है कि एक तरफ जब सरकार दावा कर रही है कि हम खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं दे रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग हैं वही सपोर्ट नहीं कर रहे। देखिए, अगर मैं सरकार की नीतियों की बात करूं तो चाहे आप केंद्र सरकार की बात लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ये देखिए कि खिलाड़ी जब खेलने जा रहा है उससे पहले भी खिलाड़ी से मिल रहे हैं, जब खिलाड़ी जीत के आ रहा है उससे भी मिल रहे हैं, जो खिलाड़ी पदक नहीं ला पाया उसका भी हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो हमारे देश का शीर्ष नेता तो इतना खेलों को बढ़ावा दे रहा है और ये प्रशासनिक अधिकारी उनकी नीति पलीता लगा रहे हैं। भाई जब आप, ये तो मेरे अकेले की कहानी है, मैं आपके सामने बैठा हूँ, कितने खिलाड़ी इन सरकारी फाइलों में दम तोड़ गए होंगे, कितनों की हिम्मत होती है कि भाई मीडिया के सामने आके हम अपनी बात रखें, कितनों की बात सुनी जाती है, सिर्फ इसका तो कोई अंदाजा ही नहीं है। सिर्फ 3 साल इसलिए लग गए कि हालांकि रिन्यू भी हो गया आपका लाइसेंस, लेकिन आपको सिर्फ कॉपी नहीं मिल पाई। जी, टोटल भ्रष्टाचार का मामला है। आप ये देखें कि भाई आप ये कहते हो कि जी देरी हुई है, भाई देरी भी तो रिश्वत का ही एक रूप है। अच्छा, अब आखिरी सवाल, उम्मीद है कि अब मिल जाएगा कॉपी? देखिए जी, जो मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जो मैं आज आपके समक्ष बैठा हूं, मैं आम जनमानस को बताना चाह रहा हूं और मैं भाजपा सरकार को भी बताना चाह रहा हूं, मैं हरियाणा सरकार को भी बताना चाह रहा हूं कि आप लोगों की नीतियों को ऐसे अक्षम अधिकारी पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जब खिलाड़ी फील्ड में ही नहीं जा पाएगा तो क्या तो प्रदर्शन करेगा, क्या वो मेडल लाएगा? ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ इंटरनेशनल शूटर शांतनु ठाकुर, जो बता रहे हैं अपनी व्यथा कि 3 साल पहले उनका लाइसेंस रिन्यू हो गया, लेकिन उन्हें बताया नहीं गया। उन्हें लाइसेंस रिन्यू होने के बाद वो कॉपी नहीं दी गई, जिसके चलते वो पिछले 3 साल से अपनी प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे। जो खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे टूर्नामेंट्स खेला है, कई सारे इंटरनेशनल इवेंट्स में पदक लेकर आया, उन प्रतिभाओं को किस तरह से जो प्रशासनिक अमला है वो किस तरह से रूइन कर रहा है, किस तरह से उन्हें नेस्तनाबूद कर रहा है, उसका एक जीता जागता उदाहरण ये आपके सामने है। अब देखना होगा कि इन्हें, हालांकि अभी भी कॉपी नहीं मिली है, अब देखना होगा कि कब तक इन्हें ये कॉपी, इनकी जो रिन्यूअल होने के बाद कॉपी है वो मिल पाएगी। सचिन गौड़, पलवल, आज तक।